हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नई अपडेट के बारे में और काफ़ी बड़ी अपडेट आपका निकल के आ रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड एसएससी की तरफ से आपका जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम के माध्यम से इसका जानकारी दे दिया था, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे कई तरह का आपका यहाँ पे डाउट्स आ रहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी कितना है। तो सभी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में जरूर मिलेगा। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं रहेगा। एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच आप जरूर कीजिएगा, और अगर उसके पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी यहाँ पर रिलीज किया गया है और इसमें आपका कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 06/2021, और इसमें जो आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर सबसे पहले ही हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो 100 रुपये आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी आपका लगने वाला है। तो ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये लग रहा है, काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा फ़ी यहाँ पे नहीं रखा गया है। और उसके बाद से अगर बात करें कि यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे रखा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है। बाकी बात करें कितना आपका सीट इसमें है, तो सीट के बारे में देख लेते हैं और इसमें कौन कौन सा ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो कनीय अभियंता विद्युत यानी कि जूनियर इंजीनियर आपका जो इलेक्ट्रिकल में आपका जो इसमें सीट दिया गया है, इसमें आपका 46 आपका यहाँ पे सीट रहने वाला है। कैटेगरी वाइज सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बांट दिया गया है। जैसे कि बात करें कि यहाँ पे अनारक्षित में जिसमें यूआर कैंडिडेट आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी, उनके लिए 19 सीट यहाँ पे दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 12, अनुसूचित जाति के लिए 5, और जो ओबीसी कैटेगरी है इसमें 2 होता है, एक आपका होता है ईबीसी और एक होता है आपका BC2 यानी कि ओबीसी का यहाँ पे 2 पार्ट है। तो इनके यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे इसमें 3 है यहाँ पे, और इसमें पिछड़ा वर्ग में आपका 3 वैकेंसी दिया गया है। उस तरह से जो EWS का जो कोटा होता है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जिसमें 10% आपको जो आरक्षण दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें आपको 4 आपका इसमें सीट दिया गया है। तो EWS का भी कोटा है। बाकी महिला के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी खेलकूद कोटा का भी सीट इसमें दिया गया है। इस तरह से कैटेगरी वाइज सीट आपको इसमें बांट दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये था जेई आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। उस तरह से बात करें आपका यहाँ पे कनीय अभियंता असैनिक के लिए यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में अनारक्षित के लिए यानी कि यूआर के लिए यहाँ पे 77 सीट दिया गया है, 77। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 51 सीट रहेगा, और अनुसूचित जाति के लिए 20 सीट रहेगा। और यहाँ उसके बाद आपका यहाँ पे EBC1 के लिए 15 है, और आपका BC यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 6 यहाँ पे सीट दिया गया है, और जो EWS के लिए 19 रहेगा। इस तरह से टोटल आपका 188 सीट आपका दिया गया है, और इस तरह से महिला का भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस तरह से कोटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जेई सिविल के लिए था। बात करें कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो जेई मैकेनिकल के लिए अनारक्षित में 21 है, अनुसूचित जनजाति में 13 है, और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी सीट यहाँ पे दिया गया है। और इस तरह से टोटल आपका 51 आपका सीट दिया गया है। महिला के भी सीट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद से बात करें क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए और वेतनमान कितना दिया जाएगा, सैलरी आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कनीय अभियंता यानी कि जो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, इसमें जो आपका पे मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपका 35,400 से लेकर आपका यहाँ पे 1,12,400 रुपये आपका रहेगा लेवल 6 के अंतर्गत। और जो जेई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपके पास डिप्लोमा में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे होना चाहिए, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पे दिया गया है, सबसे बड़ी बात कि इसमें संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो कैंडिडेट अगर BTech भी किए हैं तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल है। तो इसमें हायर जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है, संबंधित शाखा में आपका होना चाहिए। तो इसमें आपको बात बता दिया गया है। बाकी अगर कोई डाउट्स होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसमें कनीय अभियंता असैनिक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत ही रहेगा। 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 रुपये तक होगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और इसमें भी जो हायर क्वालिफिकेशन है संबंधित ब्रांच में, वो इसमें एलिजिबल है। बाकी बात करें यहाँ पे जूनियर इंजीनियर आपका यांत्रिक में यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इसमें भी आपका लेवल 6 के अंतर्गत ही आपका रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर। और इसमें भी आपका यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और जो यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन है संबंधित ब्रांच में, वो भी इसमें पात्र है, एलिजिबल है, इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि
यहाँ पे काफ़ी अधिक यहाँ पे डाउट्स आ रहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप देखिए साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि जो भी उपयुक्त यहाँ पे आपका यहाँ पे अनिवार्य जो योग्यता है, इसमें दिया गया अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं जो कक्षा होना चाहिए वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपका और कोई क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं है, केवल जो आपका 10th जो होना चाहिए यानी कि जो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए वो झारखंड से आपका पास आउट होना चाहिए। झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आप पास आउट होना चाहिए। इसमें आपको एक कंडीशन दिया गया है और अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज और भाषा परिवेश का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात बताया गया है कि इसमें झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान जो है यानी कि शिथिल रहेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर आरक्षण नीति के अंतर्गत यहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे 10th जो है झारखंड में जो भी यहाँ पे अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से उत्तीर्ण होना यहाँ पे आवश्यक नहीं है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आरक्षण का यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे दावा कर रहे हैं तो उनके पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, स्थानीय यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको होना चाहिए झारखंड का, और बाकी जो भी जाति प्रमाण पत्र है झारखंड से, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बनवाना होगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट आरक्षण का अंतर्गत यहाँ पे नहीं आते हैं तो उनको जो है झारखंड से यहाँ पे 10वीं की यहाँ पे परीक्षा पास आउट होना चाहिए। बाकी डिप्लोमा या जो और भी क्वालिफिकेशन है उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है झारखंड से, वो आप कहीं से भी पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बता दिया गया है। और अगर वहीं अगर बात करें आयु सीमा के बारे में, तो आयु सीमा में यहाँ पे जो भी पोस्ट आपका निकाला गया इसकी जो यहाँ पे गणना किया जाएगा यहाँ पे एज का, वो आपका 1/8/2021 से यहाँ पे गणना किया जाएगा। उसके बाद अगर देख ले तो न्यूनतम आपका एज लिमिट आपका 18 साल दिया गया है और मैक्सिमम जो आपका दिया गया है वो आपका यहाँ पे 35 साल दिया गया है यूआर कैंडिडेट के लिए, और जो ईडब्ल्यूएस कोटा से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं उनके लिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए 37 साल दिया गया है। और जो महिला में है तो महिला में आपका यहाँ पे चाहे वो यूआर हो या ईडब्ल्यूएस हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो और या पिछड़ा वर्ग हो, उनको यहाँ पे 38 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें दिया गया महिला के लिए यहाँ पे छूट है। अगर आप महिला में कोई अगर यूआर कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 38 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे एज लिमिट आप देख लीजिए 35 साल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, और यहाँ पे 37 साल आपका यहाँ पे जो ओबीसी में यहाँ पे BC1 और BC2 के लिए। उसके बाद से आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में जो पुरुष और महिला है उनके लिए यहाँ पे 40 साल दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि सभी कोटि में जो निःशक्त यहाँ पे अभ्यर्थी यानी कि जो डिजेबल कोटा से बिलोंग करते हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पे 10 वर्षों का यहाँ पे अधिकतम जो है छूट यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो भी उम्र सीमा है अब उसमें 10 साल जोड़ लीजिए, आपको यहाँ पे सभी कोटा में कोई अगर डिजेबल कोटा से बिलोंग करता है तो उनको यहाँ पे 10 साल के लिए यहाँ पे छूट यहाँ पे होगा। ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। उसके बाद बात करें अब आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण में यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप आरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं, आरक्षण का अगर लाभ ले रहे हैं तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया देख लीजिए कि आरक्षण का दावा करने वाले जो अभ्यर्थी है उनको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे होना चाहिए। और ये जो होना चाहिए आपको दिया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है आपका 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित जो प्रपत्र है यानी कि जो फॉर्मेट है में आपको यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी स्तर में 2/6/2016 या इसके बाद निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे प्रशिष्ट है वो आपको नीचे दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको 2/6/2016 के बाद का यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का यहाँ पे बनवाते हैं। और जो नीचे फॉर्मेट दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका यही होना चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें अगर आप अंचलाधिकारी स्तर का बनवाते हैं तो इसमें यहाँ पे पत्रांक आप देख लीजिएगा 19/7/2019 द्वारा निर्धारित जो प्रपत्र है दिनांक 19/7/2019 के को या उसके बाद का यहाँ पे निर्गत यहाँ पे होना चाहिए प्रमाण पत्र अगर आप यहाँ पे अंचलाधिकारी के स्तर का आप यहाँ पे बनवाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। तो आप यहाँ से अपना देख लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र में भी आपको दिया गया है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उक्त या यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र जो है प्रशिष्ट यहाँ पे 1 पर यहाँ पे धारित है, तो उसी फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। सब चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और वहीं अगर बात करें आपके यहाँ पे अंचला अधिकारी स्तर का, तो ये आपके यहाँ पे 25/2/2019
को या उसके बाद कहाँ पे निर्गत होना चाहिए, जो भी आपका यहाँ पे मानक प्रपत्र दिया गया है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। बाकी आप यहाँ पर अगर चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आवेदन करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल साइट जो यहाँ पे jssc.nic.in पर जाके आपको आवेदन करना होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल पर जो है पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपका आ जाएगा। उसे आप नोट कर लीजिएगा, सुरक्षित रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में भी आपको इसमें इसका जो है काम पड़ेगा। और फिर आपको क्या करना होगा, जब पासवर्ड आ जाएगा फिर आपको लॉगिन करके और आपको आगे यहाँ पे प्रोसीड होकर आप जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे आपको भरना होगा। और वही अगर बात करें आपका इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो आपका ऑनलाइन आवेदन जो आपको करना है आपका 23/1/2022 से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो जाएगा आपका 23 जनवरी से यहाँ पे 11 बजे सुबह से, और आपका 22 जनवरी 2022 तक आप इसे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी जो परीक्षा भुगतान करने के लिए आपको 25 फरवरी 2022 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फोटोग्राफ और यहाँ पे हस्ताक्षर जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसे आप आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे 27/2/2022 यहाँ पे रखा गया था। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट था। तो अभी इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ है, अभी 23 जनवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगा। तो अभी समय है, जब भी यहाँ पे आपका आएगा अपडेट तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिलहाल अपने तैयारी पर आप फोकस रखिए। आइए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और क्या आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए जो पद का विकल्प होगा, विभिन्न शैक्षणिक यहाँ पे योग्यताधारी आवेदकों को यहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपको उपलब्ध जो भी पद दिया गया है, यानी कि जो भी पोस्ट होगा उसको आपको यहाँ पे क्रम में विकल्प देना यहाँ पे अनिवार्य होगा। यानी कि हो सकता है आपको उसमें प्रेफरेंस वहाँ पे मांगा जाए। तो ये सब चीज़ जब ऑनलाइन आवेदन आप भरिएगा तो वहाँ पे आपको मांगा जाएगा। बाकी बात करें परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगा, तो आप एक द्वारा यहाँ पे CBT एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पे अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो भी प्राप्तांक होगा उसका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि जो आपका एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे परीक्षा के आधार पे अभ्यर्थियों को जो मेधा सूची तैयार होगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, तो उनका जो भी प्राप्तांक होगा उसको यहाँ पे नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही आपका तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। और परीक्षा जो फल होगा उसके प्रकाशन के बाद आपका यहाँ पे जो भी नॉर्मलाइज आपका अंक होगा वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। तो सब चीज़ें आपको इसमें दिया गया है। बाकी बात करें तो परीक्षा आपका यहाँ पे एक चरण में होगा। यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा आपका एक चरण में यहाँ पे लिया जाएगा। सभी प्रश्न आपका यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पे एक प्रश्न पर यहाँ पे आपको 3 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गलत करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 नंबर आपको यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो सही करने पर 3 नंबर, और यहाँ पे अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो आपको इसमें बता दिया गया है। अगर बात करें सिलेबस के बारे में, तो जो आपका इसमें आपका सामान्य अभियांत्रिकी से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जनरल इंजीनियरिंग से आपका क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से आपसे 40 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो 80 या 40, यहाँ पे 120 प्रश्न तो आपके पेपर 1 में रहेंगे। अभी हम बात कर लेंगे जो सामान्य अभियांत्रिकी है इसमें आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। मैं आपको कंप्लीट PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। उसके बाद अगर बात करें आपका पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आप देखिए जो भी आपका यहाँ पे ब्रांच होगा उसके यहाँ पर रिलेटेड आपका प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे रिलेवेंट ब्रांच होगा। सिलेबस आप देख लीजिए यहाँ पे, तो जनरल इंजीनियरिंग है तो जनरल इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे पार्ट ए में यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है। और यहाँ पे सामान्य ज्ञान भी पेपर फर्स्ट में ही पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान का भी आप यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको दे दिया गया है। बाकी झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खनिज, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जीके में ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित भी यहाँ पे रहेगा, और ये सब चीज़ें आपको इसमें दिया गया है। और कंप्यूटर का मूलभूत से आपको इससे भी प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। और बाकी जो आपका पेपर 2 है जो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग का पेपर है, इसमें यहाँ पे जो भी ब्रांच होगा यहाँ से आप अपना पेपर देख लीजिएगा, आपको क्या क्या सिलेबस है, डिटेल सिलेबस आपको इसमें दे दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस था। उसके बाद जो आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका मेधा सूची जो है यहाँ पे तैयार किया जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होगा उसके प्राप्तांक के आधार पर, आपका योगफल के आधार पर आपको सामान्य मेधा सूची आपको तैयार किया जाएगा। कॉमन मेरिट लिस्ट आपको तैयार किया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि अगर मेधा सूची में 1 से अधिक अभ्यर्थी का यहाँ पे जो इक्वल मार्क्स अगर आ जाता है तो क्या क्या कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा कि यहाँ पे मेधा का निर्धारण यहाँ पे उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थी के जिनकी उम्र यहाँ पे ज़्यादा होगा उन्हें यहाँ पे अपेक्षाकृत यहाँ पे ऊपर स्थान मिलेगा। और यदि 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक में अगर जन्म तिथि और प्राप्तांक जो है
है अगर समान पाया जाता है एक से अधिक उम्मीदवार में, तो ऐसी स्थिति में उनके जो डिप्लोमा और तकनीकी या जो भी विशिष्ट योग्यता परीक्षा में जो उनके प्राप्तांक होंगे उनको यहाँ पे वरीयता यहाँ पे दिया जाएगा, उनके प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बता दिया गया है। अगर बात करें कुछ और डिटेल के बारे में तो इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे परीक्षा फल जो आपका प्रकाशन के 7 दिन के अंदर कोई भी परीक्षार्थी जो है विहित प्रपत्र में 500 रुपये आपको शुल्क देकर आपको पुनः यहाँ पे मूल्यांकन के लिए भी आवेदन यहाँ पे कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है रीचेकिंग के लिए। और यहाँ पे अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र सबमिट करने के पूर्व जो है उसे एक बार भली भांति आप जांच लें ताकि कोई भी त्रुटि नहीं हो। तो बिल्कुल भी आप फॉर्म जो है ध्यान से पढ़िएगा, अभी डेट अभी नहीं आया है लेकिन आप जो है तैयार रहिएगा, अपना प्रिपरेशन जो है अपना जारी रखिएगा। बाकी आपको जो भी फॉर्मेट है आपको यहाँ पे दे दिया गया है, किस तरह से आपका यहाँ पे जो जाति हो या जो अस्थायी आपका निवास है आपका किस उसका फॉर्मेट यहाँ पे किस तरह का होगा, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट हम जरा बात देख लेते हैं कि देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे ये भी डाउट्स आ रहा था कि फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं या कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वंचित जो भी न्यूनतम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो भी आप यहाँ पे डिप्लोमा या जिस भी क्वालिफिकेशन से अप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट डेट तक आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, आपका रिजल्ट वहाँ पे डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स है अपना देख लीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे 23 फरवरी इसका लास्ट डेट है तो अगर 23 फरवरी तक इसका यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट जो है आ जाता है, आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाता है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिया गया है कि यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को ही यहाँ पे आधार तिथि यानी कि रेफरेंस डेट यहाँ पे माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे धारित नहीं करता है तो वे आवेदन भरने के लिए यहाँ पे अयोग्य समझे जाएंगे। तो इसमें फाइनल ईयर वाले आप देख लीजिएगा, अगर आपका लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बता दिया गया है। और कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। और साथ में इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो कर लीजिए, और कोई डाउट्स होगा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज वहाँ पे कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा।